ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज शो में शामिल की गई हैं जिन पर चर्चा होगी। शुरुआत होगी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट की आयात पर पाबंदी की खबर के साथ। क्यों नहीं लग पाई ये पाबंदी? सरकार ने पहले घोषणा की, फिर कहा इसको आगे के लिए टालते हैं, फिर कहा चलिए किश्तों में लगाएंगे। फाइनली बात यहां तक आ गई कि इसको पूरी तरीके से कॉल ऑफ कर लिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। क्यों आई ये नौबत, क्या दबाव था, ये समझेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को पैसा नहीं देंगी ओटीटी कंपनियां। ओटीटी कंपनियां टेलीकॉम कंपनियों के साथ कोई रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगी। ट्राई से गुहार लगाई थी टेलीकॉम कंपनियों ने, लेकिन सरकार ने कह दिया ऐसा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है जिस पर कोई विचार हो रहा हो। विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए मोर्चाबंदी। ये मोर्चाबंदी की जा रही है डब्ल्यूटीओ के लिए। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें भारत और चाइना दोनों साथ खड़े हैं। ऐसे बहुत कम मंच होते हैं जिसपे भारत और चीन आपको साथ दिखें, लेकिन 80 देश इकट्ठे हो रहे हैं डब्ल्यूटीओ में, कहने जा रहे हैं कि विकासशील देशों के लिए आप खाद्य सुरक्षा के कानूनों में बदलाव करें। यहां भारत और चीन साथ हैं। बिजली कंपनियों की जमीनें बेचने की नौबत क्यों आई? बिजली कंपनियां अब जमीनें बेचेंगी, नेटवर्क बेचेंगी। क्या इतनी खराब स्थिति है? क्या माली हालत है बिजली कंपनियों की, ये समझेंगे। शेयर बाजार से क्यों उखड़ रहे विदेशी निवेशक? लगातार बिकवाली हावी है। शेयर बाजार की तेजी पर भी ब्रेक लगते दिख रहे हैं। कम से कम स्पीड ब्रेकर तो आ ही गए हैं, अगर पूरी तरीके से बाजार नहीं रुका है। क्यों ये स्थिति है, ये जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर, सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल, लेकिन इसका तार जुड़े हैं क्रूड की कीमतों से। बड़े अनुमान सामने आए हैं। आकलन है कि कीमत $150 तक जा सकती है। किसका आकलन है? इस आकलन की बुनियाद क्या है? नींव कैसे पड़ी? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड की कीमतें $150 तक ले जाने के लिए काम करेंगे? ये सब कुछ जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। फिलहाल पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप की खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की। पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के लाइसेंस की अनिवार्यता की समय सीमा फिलहाल के लिए टल सकती है। सरकार ने इस कदम से एप्पल, सैमसंग, लेनोवो जैसी कंपनियों को राहत दी है। बता दें कि सरकार ने 3 अगस्त को बगैर लाइसेंस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस कदम का मकसद खराब गुणवत्ता वाले लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के देश में आने से रोकना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था। ये उद्देश्य था, लेकिन ये लग नहीं पाई। सर, क्यों नहीं लग पाई ये पाबंदी? इस फैसले को हमने लगातार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया है और हम आपको लगातार बताते रहे। जिस दिन से आया था 3 अगस्त के बाद से हम लगातार बता रहे थे कि इसे लागू करना या इसे किसी तरह से इम्प्लीमेंट करना ना तो संभव है और ये कई तरीके की मुश्किलें पैदा करेगा। और वही हुआ कि सरकार ने इस फैसले को पर हाथ पहले पैर आगे बढ़ाया, फिर पीछे खींचा और उसके बाद अंततः अब ये स्पष्ट होकर आ गया कि अब ये फैसला लागू नहीं होगा, यानी इसे टाल दिया जाएगा। क्यों हुआ, उससे पहले हम जाने कि अब क्या करने जा रही है सरकार। पहली चीज़ तो ये कि भारत में कंप्यूटर, हार्डवेयर, टैबलेट्स और बाकी सारे जो सामग्री है जिनके आयात पर पाबंदी थी वो नहीं लगाई जाएगी। कंपनियों को केवल एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 नवंबर से वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें कंपनियों को इंपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो वैसे भी इंपोर्ट्स बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं होते, तो इंपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है 8-9 महीने बाद एक कोटा सिस्टम लागू किया जाए जिसमें कुछ खास देशों से आयात करने की छूट होगी। बाकी देशों के मामले में सरकार बाद में फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप के बाजार में अनिश्चितता से, कीमतें बढ़ने से, ऑनलाइन प्राइस बढ़ने से परेशान थे, तो आप राहत की सांस ले सकते हैं कि फिलहाल अभी से लेकर अगले 6-8 महीने तक कंप्यूटर, लैपटॉप की ना तो शॉर्टेज होगी बाजार में, ना उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब हुआ क्यों? सरकार ने इसका फैसला तो किया। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब सरकार ने अपनी पीएलआई स्कीम का रिव्यू किया, जो कि पिछले कई दशकों में भारत की सबसे बड़ी प्रोत्साहन योजना थी, जिसमें सरकार बजट से पैसे दे रही थी कंपनियों को भारत में हार्डवेयर बनाने के लिए। जब उस स्कीम के आंकड़े सामने आए तो पता चला इतना पैसा खर्च करने के बाद भी भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले साल की तुलना में इस साल उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दी थी। उसके बाद सरकार ने अचानक इस फैसले का ऐलान कर दिया जिसमें कि इंपोर्ट पर लाइसेंस और परमिट राज की प्रक्रिया लागू कर दी गई। विरोध हुआ,
कंपनियों में विरोध हुआ, सरकार को भी समझ में नहीं आया कि इसे कैसे लागू किया जाए। बात मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया। G20 की बैठक से पहले अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इस पर आपत्ति दर्ज की और अंततः माना जा रहा है कि कुछ अमेरिका का दबाव, कुछ टेलीकॉम भारत की अपनी कंपनियों के सामने आने वाली समस्याएं, इसे देखते हुए इस फैसले को वापस किया गया है। भारत के कॉरपोरेट हाउस और फैमिली ऑफिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये मुश्किलें ऐसे कॉरपोरेट या फैमिली ऑफिस के लिए हैं जिन्होंने विदेश में कंपनियां बनाई और उसका इस्तेमाल देश से पैसे बाहर भेजने के लिए किया। अब इन मामलों पर ईडी की निगाह है। सर, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है और किस तरीके के मामले खोले जाएंगे? अब भारत से विदेश में पैसा लाने या ले जाने के 2-3 तरीके हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पर लोग LRS स्कीम के तहत ले जाते हैं और एक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूट है, जिसमें भारत के उद्योगपति, उद्यमी और सुपर रिच विदेश में अपने पैसे का निवेश करते हैं। इसकी चर्चा आप लगातार सुनते आ रहे हैं। ईडी अब इस पूरे मामले में आ गया है। इससे पहले तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके के निवेश के लिए लोगों को नोटिस भेज रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। अब ईडी ने वो फाइलें खोलनी शुरू की और इसमें खासतौर पर वो फाइलें खोली गई जिसमें पुराने भी, पिछले मामले भी ODI रूट से जो पैसा बाहर भेजा गया उसकी भी पड़ताल की जाएगी। इसके लिए ईडी जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये पैसा नियमों के तहत भेजा गया था, ये फैमिली ऑफिस से ही बनाए गए थे, और अगर नहीं हुआ और ईडी का दखल इसमें होता है तो फिर ईडी की कार्रवाई संपत्ति की जब्ती को लेकर और मुकदमे दर्ज करने को लेकर होगी। लेकिन अचानक पिछले 2-3 महीने के दौरान भारत से विदेश जाने वाले पैसे को लेकर इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय के बीच में काफ़ी तेज सक्रियता बढ़ी है, ये दिखाई देता है। OTT कंपनियों से रेवेन्यू शेयरिंग की मांग कर रही टेलीकॉम कंपनियों के हाथ बड़ी निराशा लगी है। सरकार ने साफ कर दिया कि वह OTT प्लेटफॉर्म और टेलीकॉम कंपनियों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग जैसे किसी फॉर्मूले पर विचार नहीं कर रही है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उनके ऐप उनके नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें शुल्क देना चाहिए। दूरसंचार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार के सामने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और OTT के बीच रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूले जैसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सर, अब क्या करेंगी टेलीकॉम कंपनियां? टेलीकॉम कंपनियों की शुरुआती लामबंदी असफल होती दिखाई दे रही है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा था कि उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं OTT कंपनियां ग्राहकों तक पहुंचने के लिए। जो भी कंटेंट या जो भी इंटरटेनमेंट का कंटेंट OTT कंपनियां दे रही हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें किराए के तौर पर एक राशि टेलीकॉम कंपनियों को दी जानी चाहिए। ये अपने तरीके की नई रेवेन्यू प्रक्रिया थी जिस पर फिलहाल सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां इस मामले को लेकर शायद थोड़ा आगे जाकर अदालतों तक भी जा सकती हैं, क्योंकि मामला इस समय इसलिए ज़्यादा खींचतान का है कि 5G में बड़ा निवेश किया है कंपनियों ने। उस 5G का एक बहुत बड़ा हिस्सा वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करने पर हो रहा है और ख़ासतौर से उसमें OTT कंपनियों के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हो रहा है, जिससे वो अच्छे रेवेन्यू कमा रही हैं। ज़्यादातर OTT कंपनियां सब्सक्रिप्शन प्लान पर ठीक ठाक पैसे भी अपने सब्सक्राइबर से ले रही हैं। इसलिए ये बात अब निकली है तो दूर तक जरूर जाएगी। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस विवाद से अपने आप को अलग कर लिया है। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत 80 देशों के गठबंधन ने विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बनाने के लिए अरब देशों और कम विकसित देशों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। बता दें कि WTO में G33 अफ्रीका समूह और अफ्रीका, कैरिबियन और प्रशांत समूह यानी ACP के गठबंधन ने विकासशील और गरीब देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भोजन की खरीद, भंडारण और वितरण पर दी जाने वाली सब्सिडी के कैलकुलेशन की एक नई विधि का प्रस्ताव दिया है। सर, किस चीज़ के लिए ये लामबंदी, ये मोर्चाबंदी हो रही है? WTO के तहत जब दुनिया के देशों के बीच में समझौते हुए थे तो उसमें कृषि पर समझौता एक महत्वपूर्ण था और भारत भी उस समझौते का हिस्सा था। उस समझौते के तहत तय किया गया था कि दुनिया के देश अपने देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, फूड सिक्योरिटी को निर्धारित करने के लिए एक निर्धारित सीमा तक ही सब्सिडी दे सकती हैं। सब्सिडी देने के लिए एक मूल्य तय किया गया था, अलग अलग फसलों पर उसकी किस कीमत पर कितनी सब्सिडी दी जा सकती है। ये जो प्रक्रिया है ये 1986-88 के जो प्राइसेस थे उन प्राइसेस के बेस पर तय की गई थी। अब दुनिया में अनाज की कीमतें बढ़ी, लागत बढ़ी और उस हिसाब से सब्सिडी की राशि बढ़ाने की भी नौबत आई है। एक नए तरीके की पेशबंदी WTO में दिखाई दी जिसमें भारत और चीन भी साथ साथ है। 80 देश हैं, इसमें भारत है, साउथ अफ्रीका है, चीन है और इसके अलावा छोटे जो LDCs हैं जो अल्प विकसित देश हैं, अफ्रीकन अलायंस भी है, अरब लीग के भी देश हैं। ये सारे देश मिलकर अब WTO में विकसित देशों के खिलाफ एक मोर्चेबंदी कर रहे हैं जिसमें
दो महत्वपूर्ण चीज़ें मांगी जा रही हैं। तो एक तो ये मांगा जा रहा है कि जो सब्सिडी तय करने की प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से बदला जाए, क्योंकि पुराने मूल्यों पर निर्धारित थी। और दूसरी चीज़ ये है कि निर्यात को लेकर और आयात को लेकर WTO ने जिस तरीके की शर्तें तय की हैं उसमें छूट दी जाए, ताकि ये देश अपने देश की खाद्य सुरक्षा के हिसाब से फैसला ले सकें। ये मुहिम थोड़ी अगर आगे बढ़ती है तो फिर WTO के जो नियम हैं उनमें बदलाव होने की संभावना है। ये मुहिम इस दृष्टि से भी है और महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में खाद्य महंगाई तेज़ी से ऊपर बढ़ी हुई है। भारत ने अपने यहाँ से चावल का निर्यात, गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित कर रखा है। हमने पिछले साल देखा था कि एशिया के कुछ देशों ने भी अपने यहाँ से खाद्य तेल के निर्यात पर भी सीमित आधार पर पाबंदी लगाई थी। दुनिया का खाद्य बाजार खासे उथल पुथल से गुजर रहा है। उस बीच ये मुहिम WTO में शुरू हुई है। सर, पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया किस तरह की हो सकती है? पश्चिमी देशों के लिए कोई ये सोचना होगा। अब चुनौती ये है कि अभी उनकी तरफ से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन WTO में पश्चिम देश इस मामले में शायद कुछ सवाल उठा सकते हैं या बाधा खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक किस्म से अनाज के व्यापार को और ट्रेड को लेकर जो मुख्य रूप से अधिकार हैं वो विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के अधिकार बढ़ने की संभावना है इस पूरी प्रक्रिया में। हालांकि अगर आप कोविड के दौरान और कोविड के बाद की परिस्थितियां देखें तो यूरोप और पश्चिम के देश भी मान रहे हैं कि दुनिया के खाद्य कारोबार में थोड़े फेरबदल ज़रूर होने चाहिए। और इसका सबूत यह है कि जब युद्ध हुआ था तो पश्चिमी देशों की अगुवाई में ही वो डील हुई थी अनाज की, जिस डील से बाद में रूस बाहर निकल गया। तो इसलिए खाद्य बाजार को लेकर पश्चिम देशों के नज़रिए में थोड़ा बहुत इसके बाद बदलाव आ सकता है, लेकिन देखना होगा कि इस नई मेथोडोलॉजी पर यूरोप और अमेरिका जैसे जो प्रमुख देश है उनका क्या रुख आता है। भारत यूरोपियन संघ के प्रस्तावित कार्बन टैक्स की तर्ज पर अपने खुद के कार्बन टैक्स पर विचार कर रहा है। नए कराधान नियमों के तहत भारत यूरोपियन संघ के साथ साझा करने के बजाय टैक्स को खुद एकत्र करेगा, बाद में उनको साझा करेगा। इसके अलावा यूरोपियन संघ से भारत को होने वाले इंपोर्ट पर भी टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि इसकी वैधता को लेकर जो है वो चिंता बनी हुई है, कहीं WTO में फटकार ना खानी पड़ जाए। सर, क्या तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से? कार्बन टैक्स अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम आपको बराबर बता चुके हैं कि भारत का करीब 30 से 35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कार्बन टैक्स के कारण प्रभावित हो सकता है। ये वो टैक्स है जो यूरोप में लगाया जाएगा, 2-3 साल बाद लगेगा। लेकिन अभी भारत की कंपनियों को जिस बिजली के इस्तेमाल से वो अपने उत्पादन कर रही हैं उसमें जितना कार्बन का उत्सर्जन होता है, जितना प्रदूषण बढ़ाया जाता है, उसकी जानकारी यूरोपीय समुदाय को देनी होगी अगर यूरोपीय समुदाय के बाजारों में वो अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं। भारत सरकार ने कूटनीतिक तौर पर तमाम कोशिशें की हैं, पर यह बाधा या ये चुनौती हल होती नहीं दिख रही है। तो अब भारत की तरफ से 2 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। एक प्रस्ताव यह है कि भारत अपने तरफ से इन निर्यात पर एक अलग से कार्बन ड्यूटी लगाए, टैक्स लगाए, जो थोड़ी दुविधा की बात दिखाई देती है, क्योंकि वो कैसे तय किए जाएंगे। भारत में तो अभी कार्बन उत्सर्जन के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन है, और भारत भी जो ग्रीन एनर्जी और कार्बन के लक्ष्य हैं उनमें अभी थोड़े आगे जाकर 1 दशक बाद उन लक्ष्यों को हासिल करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है यूरोपीय संघ पर दबाव बनाने के लिए कि यूरोप से ऐसा कोई सामान आ रहा हो जिसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा है तो उस पर एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाए, जिससे कि उस नुकसान की भरपाई की जा सके। हालांकि ये सारे प्रस्ताव के स्तर पर हैं, पर ऐसी प्रक्रियाएं जैसा शुभम ने आपको बताया कि WTO के तहत अनुमन्य नहीं है। WTO की व्यवस्था में इस तरीके की प्रक्रियाएं संभव नहीं है। पर भारत का तर्क हो सकता है कि जब कार्बन टैक्स लगाने का फैसला यूरोपीय यूनियन कर सकती है तो दुनिया के बाकी देश भी कर सकते हैं। दिलचस्प होगी खींचतान जो अब शुरू होने वाली है भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच में। खासतौर पर इसे देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के कई मुक्त व्यापार समझौते दुनिया में अलग अलग स्तर पर चर्चाओं में है, और एक बार दुनिया के सबसे प्रमुख बाजारों में एक यूरोपीय समुदाय कार्बन टैक्सेशन को मुख्यधारा में ले आएगा तो दुनिया के बाकी देश भी फिर कार्बन टैक्सेशन को लेकर आगे आएंगे। एक और जहां गिग वर्कर्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर फ्रंटलाइन जॉब्स यानी पक्की नौकरियों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रंटलाइन जॉब्स यानी पक्की नौकरियां 17.5% की गिरावट आई इनमें। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड के बाद इकोनॉमी में दोबारा खुलने से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए डिमांड में जोरदार उछाल आया था। 22-23 के दौरान भारत में 66 लाख फ्रंटलाइन जॉब्स पैदा हुए, जबकि वित्त वर्ष 21-22 में इनकी संख्या
80 लाख थी। यानी पक्की नौकरियां घट रही हैं और बुकिंग पर आप काम करिए, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करिए, ऐसी नौकरियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। सर क्या बताता है ये ट्रेंड? ये बड़ा रुख है भारतीय रोजगार बाजार में। हम लोग एक इकोनॉमिकम में इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि भारत धीमे धीमे अस्थायी नौकरियों का बाजार बनता जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। ये आंकड़ा बताता है कि जो स्थायी नौकरियों के काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर अब लोगों की मांग घट रही है। वो कौन से काम हैं? सेल्स और मार्केटिंग डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स के काम हैं, कॉल सेंटर वर्कर्स के काम हैं। इसके अलावा जो ऑफिसेज में जो सहयोगी स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसका काम है। ये सारे काम अब स्थायी कर्मचारियों की जगह अस्थायी एजेंसियों के पास जा रहे हैं और इसमें टेम्पिंग, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है, गिग वर्कर कर लें कहें, इन कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। वजह दो है कि एक तो स्थायी कर्मचारी रखने पर कंपनियों की लागत ज़्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए कर्मचारियों के हित लाभों की और उनके बेनिफिट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती कंपनी के ऊपर। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट के आधार पर, काम के आधार पर एक काम दिया जा सकता है और इसको समाप्त भी किया जा सकता है। ये प्रक्रिया कोविड के दौरान थोड़ी तेज़ी से आगे निकली थी और इसके बाद अब ये धीरे धीरे स्थापित हो गई है। बेटर प्लेस की रिपोर्ट बताती है कि दरअसल गिग और टेम्पिंग अब भारतीय रोजगार व्यवस्था का जो बाहरी हिस्सा था, जो हाशिए का हिस्सा था, वो मुख्य धारा में आ गया है। ये माना जाता था कि जब ज़रूरत हो तब कॉन्ट्रैक्ट पर या अस्थायी श्रमिकों को रखा जाए, लेकिन अब धीरे धीरे मुख्य धारा में आ गया। सरकारी कंपनियों में भी यह आंकड़ा आ चुका है कि पिछले 2 साल के दौरान अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इसके अपने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। भारत में भी श्रम सुरक्षा का बाजार इतना अच्छा नहीं है। गिग वर्कर्स और टेम्परेरी कर्मचारियों के पास भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। उनके वेतन के नियमों को लेकर तमाम तरीके की उलझन है। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब भारत में धीमे धीमे अस्थायी नौकरियां और कंसल्टिंग के आधार पर और टेम्परेरी नौकरियों में ही बढ़ोतरी होगी। क्रेडिट ग्रोथ में सुधार, कम लिक्विडिटी और ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की खबर से डेट इशू के जरिए पूंजी जुटाने में बढ़ोतरी हुई है। डेट इशू के जरिए मतलब कि बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाने में, डेट मार्केट से पैसा जुटाने की जो काम करने का तरीका है वो बढ़ा है। 25-26 सितंबर के दौरान भारत में लिस्टेड फर्म्स और बैंकों की ओर से बॉन्ड के जरिए 18,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना है। 22 सितंबर तक बैंक और अन्य कंपनियों की ओर से 31,000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इस तरह 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुमान सिर्फ सितंबर महीने में पैसा जुटाने का है। सितंबर इस साल का तीसरा महीना होगा जब बड़ी पूंजी उगाई गई है। इससे पहले अप्रैल में 52,000 करोड़ और जून में 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डेट मार्केट से जुटाई गई। सर, इस मार्केट पर इतना फोकस क्यों? ये रुख 2 चीज़ें बता रहा है। एक तो बैंकों के पास कैपिटल की कमी है। सरकार अपने के बजट को देखते हुए बैंकों को अब नई पूंजी मिलने की संभावना नहीं है। जो वित्तीय कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उनके लिए आरबीआई के जो नए नियम आए हैं उसके बाद उनको कैपिटल एडिक्वेसी के लिए पर्याप्त पूंजी रखने के नए नियमों की व्यवस्था करनी है। यानी जो भारत का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है जिसके लिए कैपिटल उसका मुख्य कच्चा माल है, पूंजी है, उसकी लगातार कमी भी पड़ रही है और इनके पास और कोई दूसरे रास्ते नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं कि करीब 18,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स तो अगले 1-2 दिन में ही आने वाले हैं और अब ये पूरा का पूरा बीएफएसआई सेक्टर कर्ज के, डेट के जरिए बाजार में से पूंजी जुटाने की तैयारी कर रहा है। हम आपको लगातार बताते आए हैं कि भारत के सभी प्रमुख सरकारी बैंकों ने पिछले 6 महीने के दौरान ऊंची कीमत पर भी बाजार से काफ़ी कर्ज लिया है, चाहे वो 81 बॉन्ड्स हों या वो छोटी अवधि के बॉन्ड्स हों। तो वो बाजार से कर्ज जुटाने की, बॉन्ड की प्रक्रिया या डेट लेने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मौका समझना ज़रूरी है। अब बैंकों को ये पता है कि ब्याज दरें थोड़े लंबे समय तक ऊँची रहेंगी, यानी अगले 1 साल तक ब्याज दरों में कमी आने की संभावना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, भारतीय स्तर पर भी। तो ऐसी स्थिति में अगर ब्याज दरें और बढ़ें, उससे पहले जिस कीमत पर पूंजी बाजार में उपलब्ध है उसे जुटा लिया जाए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था को नई पूंजी, कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए भी बैंकों को संसाधनों की ज़रूरत है और ये तीनों ही परिस्थितियां डेट मार्केट को, भारत के डेट मार्केट में नए तरीके की गतिविधियां और सक्रियता बढ़ा रही हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की खास सबसे बड़ी खबरों की तरफ। राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम्स ने वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन का आइडिया केंद्र सरकार को दिया है। एसेट मोनेटाइजेशन का आइडिया मतलब कि जो संपत्तियां उनको बेचो, पैसा लाओ। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम्स की ऋण स्थिरता के लिए गठित समिति की बैठक में कई राज्यों ने के बिजली विभाग और डिस्कॉम्स ने इस विचार का समर्थन भी किया है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय इस समिति के माध्यम से डिस्कॉम के लिए पूंजी जुटाने के नए रास्ते तलाशना चाहती थी। इस बैठक में ट्रांसमिशन नेटवर्क और लैंड बैंक जैसी डिस्कॉम की संपत्तियां बेचकर धन जुटाने की चर्चा हुई। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है?
बिजली घरों की स्थिति को लेकर ये एक और चिंताजनक और महत्वपूर्ण खबर है। कोविड के दौर से लेकर अभी तक और कोविड से पहले भी आप जाएं 2014-15 के बाद भारत की सरकार भारत की बिजली वितरण कंपनियों को, जिन्हें आम भाषा में डिस्कॉम कहा जाता है, उन्हें कर्ज से उबारने के लिए कई तरीके के पैकेज दे चुकी है। उसमें सबसे ताज़ा और लेटेस्ट पैकेज कोविड के दौरान दिया गया था। भारत की बिजली वितरण कंपनियां बिजली की कीमत सही ढंग से वसूल नहीं पाती। पुराना किस्सा है, कई बार आप सुन चुके हैं। उनके ऊपर ज़बरदस्त बकायेदारी है, वो समय पर बिजली कंपनियों का भुगतान नहीं कर पाती हैं और बिजली कंपनियां बाद में कोयला कंपनियों का भुगतान नहीं कर पाती। यह दुष्चक्र भारत के बिजली सिस्टम का स्थायी दुष्चक्र है और इसमें राज्य सरकारों के बजट भी ब्लीड होते हैं, उनकी तरफ से भी कर्ज दिए जाते हैं, बैंकों की तरफ से भी पैसा फंसता है। लेकिन अंततः ऐसा लगता है इस प्रस्ताव के आने के बाद कि सरकार शुभम अब थक हार कर बैठ गई है, क्योंकि उसे इस समस्या का समाधान बेल आउट्स में निकलता नहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए अब ये नई कवायद की गई। इसका मतलब ये है कि देश की बिजली वितरण कंपनियां, यानी जो कंपनियां आपके घर बिजली पहुंचाती है, वो बिजली बोर्ड हुआ करती थी पहले, वो डिस्कॉम है, वो अपनी ज़मीनें बेचेगी, वो अपने नेटवर्क बेचेगी। उसको एसेट मोनेटाइजेशन कहा जाता है, थोड़ी बेहतर शब्द के इस्तेमाल के साथ। और इसके जरिए वो अपने मूलधन को चुकाने की कोशिश करेगी। किसी तरीके से ये कंपनियां ब्याज का भुगतान तो जो बिल की वसूली है उसके जरिए कर पा रही हैं। कंपनियों के पास बिजली की दरें बढ़ाने की सीमा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बिजली की दरें बढ़ाने से राजनीतिक दलों को झटका लगता है, उससे करंट लगता है। ऐसी स्थिति में उनके पास सिर्फ एक ही परिस्थिति है कि वो अपनी संपत्तियां बेचें, अपनी ज़मीनें बेचें, अपना नेटवर्क बेचें और उससे पैसा निकाल कर जो बकाया कर्ज है, जो कर्ज उन्होंने ले रखा है, उसे चुकाएं। और इस तरह से राज्यों में भी अब एसेट मोनेटाइजेशन का प्रवेश बिजली घरों के जरिए होगा। इसके लिए जो मॉडल जिस पर चर्चा की बात की जा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट का मॉडल है। इस मॉडल की चर्चा आप भारत में एनएचआई के संदर्भ में सुन चुके होंगे। भारत की सबसे बड़ी रोड डेवलपर या एनएचआई अपनी सड़कों को इस माध्यम से भी बेच रही है। भारतीय शेयर बाजार को लेकर 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह कि विदेशी संस्थागत निवेशक सितंबर में घरेलू बाजार से 10,000 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं, यानी कि इतने रुपए के शेयर बेचकर वो बाजार से निकल चुके हैं। दरअसल 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड सेंसेक्स की यील्ड से ज़्यादा हो गई, यानी कि सेंसेक्स में पैसा लगाकर, शेयर बाजार में पैसा लगाकर उतना मुनाफा बनने की उम्मीद नहीं है जितना बिना रिस्क लिए अपनी सरकार के बॉन्ड में मिल रहा है, जितना रिटर्न। यानी विदेशी निवेशकों को बिना जोखिम के जब पैसा बनाने की तरकीब मिल गई है तो फिर वो दूसरे बाजारों में जोखिम लेने क्यों जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर ये आई कि मार्केट में आईपीओ की भरमार के चलते निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ रहा है। लगातार कई आईपीओ आए, कुछ को सफलता मिली। अब ये देखा जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन लगातार कम हो रहे हैं। और तीसरी खबर ये आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से एफ&ओ यानी वायदा बाजार की समय सीमा बढ़ाने की अर्जी दाखिल की है। ट्रेडर्स को ग्लोबल इवेंट्स पर जल्दी रिएक्ट करने का मौका मिले, ये उनका तर्क है, दलील है कि इसलिए शाम को 6 से 9 के बीच एक सेशन रखा जाए। ग्लोबल इवेंट्स पे अगर कुछ बड़ा घटता है तो हाथ के हाथ बाजार में सौदा कर लिया जाए। इसके बाद कहा यह भी गया कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसको 11:30 बजे तक कर दे सकते हैं। सर, पहला सवाल विदेशी निवेशकों को लेकर, शेयर बाजार से क्यों खड़ रहे हैं? 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने दिखाई। हालांकि बाजार में उतनी गिरावट नहीं दिखाई दी, पर विदेशी निवेशकों का भारत से निकलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसके पीछे वजह है जो आपको शुभम ने बताई। भारतीय शेयर बाजार में आमतौर पर निवेश का सबसे बड़ा स्रोत परोक्ष रूप से अमेरिका की सस्ती कर्ज दर या सस्ती ब्याज दर होती है। जिन जिन वर्षों में अमेरिका में ब्याज दरें 0.5%, 1% के आसपास रही हैं, भरकर पूंजी भारतीय शेयर बाजारों में आई, क्योंकि उस भारत के शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न उपलब्ध थे। अब निवेशकों को बॉन्ड हमेशा, और सरकारों के ट्रेजरी बॉन्ड हमेशा स्टॉक मार्केट से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, उनके पीछे सॉवरेन गारंटी होती है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव और रिस्क भी मौजूद हैं। अब तो सामने खुली आंखों से दिखता है कि भारतीय शेयर बाजार पर में जो यील्ड आ रही है उसकी तुलना में 5-5.25% की यील्ड अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में अवेलेबल है। और अमेरिका में यह भी स्पष्ट है कि ब्याज दरें अगले 1-1.5 साल तक ऊँची रहने वाली हैं। इसलिए ये शिफ्ट या ये पोर्टफोलियो शिफ्ट या रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई है, जिसका असर हमें दिखाई दे रहा है कि लगातार भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का आउटफ्लो बढ़ रहा है। ये पहला फैक्टर है जो विशुद्ध रूप से वैल्यूएशन की मैट्रिक्स है जो काम कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, रुपए में गिरावट के कारण, जो कि 83 से पार है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में 6%, 5.5% से 6% से 6.5% के आसपास के आकलन आने के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारत की मौद्रिक व्यवस्था, भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी अब
थोड़े दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई भारत में भी चरम पर है और बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों को मैक्रो साइड से भी फिलहाल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। ये दो बड़ी वजह हैं जिनके कारण विदेशी निवेशक बाहर निकल रहे हैं। पर आप चौंकेंगे इस बात पर कि विदेशी निवेशकों की निकासी के बाद भी शेयर बाजार ऊंचाई पर हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार को बड़ा सहारा छोटे निवेशकों की बचत से मिलता है, SIP से मिलता है। इसलिए बाजार गिर तो रहे हैं, गिरे हैं 2-3 दिन में, लेकिन विदेशी निवेशकों की अभी आपने उस क्षमता के साथ बिकवाली नहीं की है। जो भी बिकवाली की उसका बाजार में बहुत बड़ी गिरावट के तौर पर नजर नहीं दिखाई देती, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव काफी तेज है। सर, IPO बाजार में अब कैसी गतिविधियां दिखेंगी? IPO की एकदम लाइन लगी, और जब भी IPO बाजार में इस तरीके का होता है तो एक फटीग की स्थिति आती है, एक थकान की स्थिति आती है। तो हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन जो शुरुआती दिनों में IPO के काफ़ी ज़्यादा थे उनमें कमी भी आ रही है, लिस्टिंग गेंस भी कम हो रहे हैं। IPO बाजार में कई सारी कंपनियां भी आ रही हैं, लेकिन पूंजी का तो अपना एक सीमित सप्लाई है। उस आपूर्ति के तहत जब निवेशकों को बहुत सारे IPO के विकल्प मिलते हैं तो कई सारे IPO के लिए बेहतर सब्सक्रिप्शन नहीं भी आते हैं। ये आपसे कहेंगे अगर IPO में निवेश करना चाहते हैं तो आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 पर एक शो है वाकया IPO, जहां हम हर आने वाले IPO के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि उसको खरीदना चाहिए या नहीं। विशेषज्ञों से बात करके हम उसका एक एनालिसिस करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। विपुल सिंह उस शो को प्रस्तुत करते हैं और हर IPO की विस्तृत जानकारी उस शो पर आपको मिलती है। बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4 हफ्ते की एक तरफा तेजी पर भले ब्रेक लगा हो, लेकिन ये कच्चे तेल का उबाल आगे भी जारी रह सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म JP मॉर्गन की ताज़ा रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी कमोडिटी में सुपर साइकिल के आसार हैं। कच्चे तेल की कीमतें $150 तक भी उछल सकती हैं, फिलहाल $93 के करीब हैं। 2024 में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 90 से 110 के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच बढ़ती कीमतों के कारण 21 सितंबर को भारतीय क्रूड बास्केट $93.5 पर पहुंच गई, जो 14 महीने का उच्चतम स्तर है। भारतीय क्रूड बास्केट मतलब कि हमें क्रूड इतना महंगा मिलने लगा जितना पिछले 14 महीनों में नहीं मिल रहा था। क्रूड में उबाल और बढ़ती लागत के मद्देनजर पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का यह मानना है कि अब OMCs की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की अगर थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं जल रही थी तो वो भी अब बुझ गई है। सर, पहला सवाल तो यही कि $150 क्रूड पहुंच जाएगा, कौन से फैक्टर इसके पीछे काम करेंगे? अब JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में और पहली बार से रिपोर्ट में एनर्जी सुपर साइकिल का जिक्र किया, जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। और समझना इसलिए ज़रूरी है कि भारत में हमारी ज़िंदगी जीने की लागत पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमतों पर निर्भर करती है। JP मॉर्गन ने कहा है कि दुनिया की जो भू राजनीतिक परिस्थिति है उसमें इस तरीके के बदलाव आए हैं कि OPEC प्लस नई और बड़ी ताकत के साथ उभरा है, जो हम आपको बराबर बताते रहे। रूस और सऊदी अरब का गठजोड़ अब पूरे बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति को बेहद सख्ती के साथ रेगुलेट कर रहा है। ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में दुनिया के कच्चे तेल बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। इसलिए इस बात के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से OPEC प्लस कीमतों को $90 से नीचे नहीं जाने देगा। पहला फैक्टर ये। JP मॉर्गन का फैक्टर इस बात पर आधारित है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले 6 महीनों में कितनी बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, गिरावट होगी, इसका सबका हिसाब अब लगाया जा चुका है। ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, चाइना की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिखाई देगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा तेज ग्रोथ की रफ्तार नहीं दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में OPEC के देशों ने अपने आप को सप्लाई की जो पूरी सप्लाई लाइन है उस पर बेहद सख्ती से अपने हाथ जमा लिए हैं। और ये माना जा रहा है कि चाइना की डिमांड कम होने के बाद भी बाजार में आपूर्ति नहीं बढ़ेगी, और यही वो एनर्जी का सुपर साइकिल है। और इसलिए JP मॉर्गन ने जो रेंज दिया है वो $90 से $100 के बीच का, औसतन कच्चा तेल $90 से $100 के बीच रहेगा। एक बार ये $150 के आसपास जा सकता है, 110 और $150 के आसपास भी जा सकता है किसी खास परिस्थिति में, अगर बाजार में आपूर्ति कम होती, किसी OPEC देश में उत्पादन प्रभावित होता है। दूसरा ये कि JP मॉर्गन जैसी एजेंसियों ने फिलहाल अभी किसी बड़े नए सप्लायर के बाजार में आने का आकलन नहीं किया, जिसमें वेनेजुएला और ईरान है। अगर वेनेजुएला और ईरान की आपूर्ति बढ़े तो शायद संभावना बनती दिखाई देती, पर JP मॉर्गन का मानना है कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। ग्लोबल डिमांड और सप्लाई का जो इम्बैलेंस है वो 2025 तक करीब 1.1 मिलियन बैरल पर डे का बना रहेगा, करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन का मांग और आपूर्ति का अंतर बना रहेगा। और यही वो अंतर है जहां से प्राइसेस, कीमतें $90 $95 से ऊपर रहेंगी।
सर, भारत पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि कच्चा तेल तो अपने साथ महंगाई भी लेकर आता है, कच्चा तेल बजट भी बिगाड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी। तो क्या आपको लगता है कि भारत में कितनी चीज़ें तितिर बितिर हो सकती हैं अगर ये अनुमान कहीं सही हो गया? भारत की सारी गणित लड़खड़ा गई, क्योंकि अगर आप रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति देखें या सरकार का बजट देखें तो भारत ने अधिकतम $80 के आसपास के कच्चे तेल की कीमत का आकलन किया था। 60 का तो कोई बात नहीं करता, $80 की कीमत का आकलन किया था। लेकिन अब सारे आकलन मान रहे हैं कि 90 से 100 के बीच में रहेगा। भारत की पूरी गणित यहाँ से कीमतों को लेकर बिगड़ गई है। दो चीज़ें, एक तो ये कि भारत में कच्चे तेल की महंगाई रुपए की कमजोरी के साथ आई है, और हमेशा ये होता है, रुपया 83 के पार है, और इसलिए भारत के लिए कच्चा तेल और भी महंगा पड़ता है क्योंकि मुद्रा कमजोर है। कोशिश ये थी कि चुनाव के दौरान सरकार तेल कंपनियों के पास इतना बफर स्थापित कर देगी कि चुनाव के दौरान तेल की कीमतें कम की जाएंगी, जो भारत की राजनीति की व्यवस्था है उस हिसाब से। लेकिन अब ठीक चुनावों से पहले, खासतौर से विधानसभा के चुनाव सर पर खड़े हैं, कच्चे तेल की कीमतें $95 के आसपास पहुंच गई हैं। इसके बाद तेल कंपनियां कम से कम अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगी तो घटाने की तो कोई गुंजाइश कहीं नहीं दिखाई देती। इसके बाद भी अगर सरकार कीमत घटाएगी तो उससे कि बाजार अब बजट से सब्सिडी देनी पड़ेगी, और बजट का हिसाब जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, जिस तरह की चुनौती दिख रही है, ऐसी स्थिति में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए कितनी सब्सिडी दे पाएगी, ये देखने की बात होगी। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो इन्फ्लेशन का या महंगाई की पूरी गणित थी वो पूरी तरह से खाद्य उत्पादों पर केंद्रित थी। अब कच्चे तेल की महंगाई भी उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगी। पेट्रोल डीजल की तो नहीं आएगी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन थोक महंगाई में क्रूड के प्राइस का भी असर हमें दिखाई देना शुरू होगा। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो सबसे बड़ी और सबसे कमज़ोर कड़ी है, वो रुपया होने वाला है। क्योंकि अगर रुपये की कमजोरी बढ़ती गई तो अगर कच्चा तेल 95 पर भी रहा, पर भारत के लिए तो उसकी लागत बढ़ती जाएगी। तो सर, पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की उम्मीद फिलहाल छोड़ नहीं है। फिलहाल अभी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जब तक कि सरकार बजट से सब्सिडी का मुंह ना खोल दे, तेल कंपनियां अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कमी करेंगी। सोमवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 16 पैसे की गिरावट के साथ $83.10 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर में मजबूती, घरेलू बाजार में नकारात्मक रुख की वजह से रुपए में कमजोरी देखने को मिली। और ध्यान रखिए, ये कमजोरी उस समय है जब जेपी मॉर्गन इंडेक्स ने भारतीय बॉन्ड को शामिल कर लिया है इमर्जिंग डेट मार्केट में। इसके बाद एकाएक तेजी तो दिखी, लेकिन वो फिजल आउट हो गई, सूख गई। इसके अलावा विदेशी पूंजी की निकासी, कच्चे तेल की कीमतों ने भी रुपए में जो कमजोरी है उसको बढ़ाया। साथ में एक खबर और आई कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी घटकर 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार 15 सितंबर को खत्म हफ्ते में $86.7 करोड़ घटकर $593.04 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जबकि 8 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में यह भंडार $593.90 अरब डॉलर का था। सर, ये दोनों खबरें एक साथ। विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट इसलिए आई क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में रिजर्व बैंक ने काफ़ी तेज़ी से हस्तक्षेप किया है। तब ये रुपया 83 के आसपास है। अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो ये रुपया $83-30 से ऊपर निकल सकता था, और उसका सीधा असर हमें भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यहीं से वो जद्दोजहद शुरू होती है, रुपया बचाया जाए या विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जाए, और ये हमेशा की जद्दोजहद है। रिजर्व बैंक अपने रणनीतिक तौर पर मैनूवर करने की कोशिश करेगा, बाजार में कीमतों को, रुपये की कीमत को निर्धारित स्तर पर थामने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें उसे बार बार अपने डॉलर को जलाना होगा। इस साल चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंताएं थोड़ी ज़्यादा हैं रुपए को लेकर। अभी हमने आपको बताया कि विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। भारत से 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का फंड निकल चुका है पिछले एक महीने के भीतर विदेशी निवेशकों का। ऐसी स्थिति में जो डॉलर्स की आपूर्ति की एक बड़ी सब पाइपलाइन है वो थोड़ी बंद हो रही है, उससे कम डॉलर गिरना शुरू होंगे विदेशी मुद्रा भंडार में। निर्यात में तेज बढ़ोतरी नहीं है। ऐसी स्थिति में उम्मीद ये की जा रही थी कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से शायद विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन अभी कहना मुश्किल है क्योंकि सबको होने में 6 महीने का समय लगेगा। इसके बाद कितने विदेशी निवेशक भारतीय सरकार के बॉन्ड में निवेश करते हैं, टैक्स के नियम क्या होंगे, इन पर अभी स्थिति और तस्वीर साफ नहीं है, और इसलिए रुपए पर दबाव बना हुआ है। बावजूद इसके कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड शामिल होने का बाजार में स्वागत किया गया, थोड़ा बहुत उत्साह भी दिखाई दिया गया, लेकिन रुपए का जो फंडामेंटल्स हैं, जिन फंडामेंटल्स पर, जिन बुनियादी कारकों पर डॉलर रुपए की विनिमय दर निर्धारित हो रही है, वहाँ अभी सेंटिमेंट काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है।
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत के आधार कार्यक्रम जैसी केंद्रीकृत पहचान प्रणाली में सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंता जाहिर की है। मूडीज का कहना है कि ये देखने में आया है कि यूनिक आईडी सिस्टम में अक्सर सर्विस डिनायल देखने को मिलता है और नमी की स्थिति में या गर्मी की स्थिति में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी भरोसेमंद नहीं रहती है। सर, क्या कह रही है मूडीज? ये पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की आधार प्रणाली पर टिप्पणी की और ये टिप्पणी कई अन्य संदर्भों में भी महत्वपूर्ण है। एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम पसीने के कारण और भारत के कामकाज की व्यवस्था के कारण काम नहीं करता, खासतौर से उंगलियों के पहचान का। यह बात बार बार निकल कर आती रही है। और मूडीज़ ने दूसरी और बात जो कही है जो महत्वपूर्ण है, जो आधार को लेकर पहले से ही विवादों में रही है कि अगर लोगों के बायोमेट्रिक मैच नहीं होते हैं तो उन्हें बहुत सारी सर्विसेज का डिनायल फेस करना पड़ता है। भारत की एजिंग पॉपुलेशन के साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि उनके बायोमेट्रिक्स फेल होते हैं या बायोमेट्रिक सही ढंग से मिलते नहीं हैं। अब यहाँ मूडी की इस रिपोर्ट के संदर्भ में हालांकि सरकार की तरफ से कोई जानकारी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन समझना जरूरी है कि दुनिया के देश बायोमेट्रिक के लिए और भी कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या भारत आधार के साथ बायोमेट्रिक की एक और लेयर जोड़ेगा, एक और प्रक्रिया जोड़ेगा जिसमें इरिस के जरिए, आंख के जरिए भी बायोमेट्रिक की पहचान की जाती है? दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आधार में सिक्योरिटी के और प्राइवेसी के गहरे कंसर्न है। आधार जबकि इस समय पूरे वित्तीय लेन देन का बेसिक पहचान पैमाना हो गया है, जिसके आधार पर ही सारे KYCs होते हैं, नो योर कस्टमर की प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं, तो इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स लगातार बढ़ रहे हैं। आधार पर टिप्पणी महत्वपूर्ण है, इंतजार रहेगा कि सरकार इस पर क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। सेटलमेंट के बाद कर्जदार से विलफुल डिफॉल्टर का ठप्पा हट सकता है। सेंट्रल बैंक ने इस संबंध में एक मास्टर डायरेक्शन मसौदा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बैंकों के साथ कंप्रोमाइज सेटलमेंट के बाद कर्जदार से विलफुल डिफॉल्टर का टैग हट जाएगा। नए नियमों का मकसद विलफुल डिफॉल्टर करार देने से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि उसके साथ ज्यादती की गई है। इससे पहले जून 2023 में रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में विलफुल डिफॉल्टर के वन टाइम सेटलमेंट की मंजूरी दी थी। इस पर हुए विवाद के बाद RBI ने ये ड्राफ्ट जारी किया है। हवाई अड्डे पर शराब के नशे में पाए जाने वाले स्टाफ की संख्या बढ़ रही है। इस साल पहली छमाही में इस संख्या में पिछले साल के मुकाबले 32% का इजाफा हुआ है। DGCA के मुताबिक देश के 59 एयरपोर्ट पर कुल 189 स्टाफ ने ड्यूटी के दौरान शराब पी रखी थी। इनमें से आधे स्टाफ ड्राइवर थे। इनमें कैटरिंग स्टाफ, फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ भी शामिल है। पिछले साल इसी तिमाही में 50 एयरपोर्ट पर 143 स्टाफ शराब के नशे में पाए गए थे, यानी कि ये 32% ज़्यादा है पिछले साल से। आधिकारिक तौर पर मानसून सीजन के खत्म होने में सिर्फ 5 दिन शेष हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां बनने लगी हैं और 25 सितंबर यानी आज से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान बरसात की कमी का आंकड़ा घटकर अब सिर्फ 6% पर आ गया है। अगस्त के दौरान बरसात की भारी कमी की भरपाई कुछ हद तक सितंबर में हुई बारिश ने कर दी है। इस बीच बुआई के भी आंकड़े आए। सितंबर में बारिश हुई, इससे जो बुआई थी उसके भी आंकड़े सुधरे हैं। दलहन उत्पादक राज्यों में खरीफ दलहन की बुआई में सुधार देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि 22 सितंबर तक देश भर में खरीफ दलहन की बुआई 4.6% की गिरावट के साथ 122.57 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 128.49 लाख हेक्टेयर का था। सितंबर के पहले हफ्ते में दलहन का रकबा 8% से ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। हालांकि धान और गन्ने की बुआई बढ़ने से खरीफ का कुल रकबा अगर आप देखेंगे तो 4 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1103 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 1099 लाख हेक्टेयर के करीब था। टैक्स लगाने की 2 बड़ी खबरें आई ऑनलाइन कंपनियों पर और कैसीनो पर। देश की सबसे बड़ी कैसीनो चेन चलाने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड से 11,139 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। उसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने यह नोटिस भेजा है। पैसे जमा नहीं करने पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स ट्रेडिंग पर 28% GST लगाने के फैसले के बाद डेटा कॉर्प के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। इसके साथ एक खबर ये भी है कि कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स नोटिस मिल सकते हैं। करीब 80 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की कथित GST चोरी के नोटिस भेजे जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST की दर 1 अक्टूबर से लागू होनी है। इस बीच कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। कुल 31,000 करोड़ की चोरी होने का अनुमान है।
इनकम टैक्स रिफंड अगर आपका नहीं आया तो ये खबर आपके काम की है। इनकम टैक्स रिटर्न के असेसमेंट और रिफंड जारी करने में तेजी लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि करदाता पुरानी टैक्स डिमांड को इस साल के रिफंड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आयकर विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा, अगर करदाता चाहें, ये उनके हित में है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला करदाता को ही लेना, अगर वो चाहेंगे तभी ऐसा किया जाएगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? जीएसटी गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी का कहर अब दिख रहा है और ये बात लगातार पहले से कही जा रही थी कि जीएसटी लगने के बाद गेमिंग कंपनियों के कामकाज पर गहरा असर पड़ेगा। 80 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने रेवेन्यूज़ पर में जीएसटी नहीं लगाया। जो अपने ग्रास गेमिंग रेवेन्यूज़ था उस पर 28% जीएसटी नहीं लगाया है और इसलिए 31,000 करोड़ का टैक्स एवेजन पकड़ा गया जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही। ये मामले अभी आने वाले समय में और बढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये संबोधि